अरे माधव, तूने सुना कि आजकल सिलेंडर की कितनी बड़ी महामारी चल रही है? हाँ हरी, हर जगह सिलेंडर के लिए बहुत भीड़ हो रखी है। पता नहीं ये सिलसिला कब तक कायम रहेगा। हाँ, अब तो शहर से भी लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं। हाँ भाई, ये सब छोड़, ये राजेश त्रिपाठी जी कहाँ रह गए? सही कहा माधव, आज तो त्रिपाठी जी को आने में काफी समय लग गया। हरी और माधव त्रिपाठी जी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब भी त्रिपाठी जी आते थे तो सबके साथ बैठकर कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन आज लगता है कि त्रिपाठी जी नहीं आए। भाई एक काम करते हैं, उनके घर ही चलते हैं। ना भाई ना, मैं नहीं जा रहा। अगली बार याद है ना क्या हुआ था? हाँ हरी, ये तो तूने सही कहा। इस बार गए तो चाची हमें छोड़ेगी नहीं। कोई नहीं, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, क्या पता रास्ते में ही हो। तभी कुछ देर बाद राजेश त्रिपाठी जी वहां पर आते हैं। वो देख हरी, त्रिपाठी जी आ रहे हैं। हाँ, आखिरकार आ ही गए। अरे त्रिपाठी जी, आने में इतनी देर क्यों हो गई? कोई नहीं। अरे माधव, पूछ मत, रास्ते में बहुत सारे कुत्ते बैठे थे, इसलिए घूमकर आना पड़ा। कोई नहीं, आप पहले बैठिए। राजेश त्रिपाठी जी वहां बैठ जाते हैं और बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज कौन कहानी सुनाएगा? अरे त्रिपाठी जी, आज आप सुनाइए। कल ही तो मैंने सुनाई थी। अरे त्रिपाठी जी, कल तो माधव ने सुनाई थी, परसों मैंने, आज आपकी बारी है। अच्छा, आज मेरी बारी है क्या? कहानी सुनने से पहले आप चाय लेंगे? अरे नहीं नहीं, मुझे शुगर है, डॉक्टर ने मना किया है। चलो अब शुरू करता हूँ। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये मेरे साथ घटी हुई घटना है। मेरी उम्र लगभग 20 साल रही होगी। मैं अपनी परीक्षा देने मुजफ्फरपुर गया था, जो मेरे गांव से लगभग 700 किलोमीटर दूर था। मेरे सारे पेपर खत्म हो गए थे और मैं अपने गांव लौट रहा था। शाम के करीब 6 बज रहे थे, लेकिन अंधेरा काफी जल्दी हो गया था। मैं अपनी ट्रेन के आने का इंतजार स्टेशन पर कर रहा था। वहां और भी लोग थे जो अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद मेरी ट्रेन वहां आती है और मैं ट्रेन में बैठ जाता हूं। ट्रेन काफी लेट थी। तभी एक बुजुर्ग इंसान मेरे पास आता है। बेटा, ये ट्रेन कहाँ जाएगी? काका, यह ट्रेन तो कलमोरा जाएगी। आपको कहाँ जाना है? बेटा, मुझे तो किशनगढ़ जाना है। अच्छा काका, पर यह ट्रेन वहां नहीं जाएगी। इसकी जो अगली ट्रेन आएगी वह जाएगी, उसमें बैठ जाइए। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर बाद वह बुजुर्ग इंसान वहां से वापस चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ती है। कभी धीमे तो कभी तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे गांव पहुंचने में काफी वक्त लग जाएगा। तभी अचानक ट्रेन बीच जंगल में रुक जाती है। रुकने के बाद एक बुजुर्ग इंसान आता है। बेटा, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ काका, क्यों नहीं, आप बैठिए। मुझे समझ नहीं आया कि वह इस वीरान जंगल में कहां से आया और ट्रेन में कैसे घुसा। उसके कपड़े उस बुजुर्ग इंसान से बहुत मिल रहे थे जो मुझे रेलवे स्टेशन पर दिखा था। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? काका, मेरा नाम राजेश है। तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं तो परीक्षा देकर आ रहा हूँ मुजफ्फरपुर से, पर आप इस वीरान जंगल में कहां से आ रहे थे? उस बुजुर्ग इंसान ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रहा। शायद वह बताना नहीं चाहता था कि वह कहां से आ रहा है। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि इस सदी में डरने की क्या बात है, यह सब तो अंधविश्वास है। मैंने इन सब चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। तभी अचानक ट्रेन फिर जंगल में जाकर रुक जाती है। ये देखकर मैं हैरान रह गया। सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि ट्रेन में कुछ तकनीकी समस्या के कारण ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। ट्रेन अब कल सुबह ही जा पाएगी। कृपया धैर्य रखें। एक तो ट्रेन पहले से ही लेट थी और अब किसी गतिविधि के कारण ट्रेन अब कल सुबह ही निकल पाएगी। लेकिन उस
बुजुर्ग इंसान के चेहरे पर जरा भी निराशा नहीं थी। वह बिल्कुल चुपचाप बैठा था, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो। बेटा, मैं चला। अगर तुम्हें चलना है तो तुम भी चल सकते हो। काका, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? बेटा, मुझे भी कलमोरा ही जाना है। अच्छा काका, आप भी कलमोरा से हो क्या? पर काका, यहाँ से तो काफी समय लग जाएगा पैदल जाने में। अरे नहीं बेटा, यहाँ से पास ही है। बस 1 घंटा लगेगा पैदल जाने में, अगर हम जंगल के रास्ते से जाएं तो। अजीब बात यह थी कि उसने मुझे पहले नहीं बताया था कि जहां मुझे जाना है उसे भी वहीं जाना है। उसने ट्रेन रुकने के बाद ही मुझसे ये बात कही कि उसे भी कलमोरा ही जाना है। कुछ देर मुझे समझ नहीं आया कि उस बुजुर्ग इंसान के साथ जाना ठीक रहेगा या नहीं। फिर मैंने सोचा कि रात भर यहाँ रुकने से अच्छा है कि मैं इसी के साथ चला जाऊं। ठीक है काका, चलिए। आपको रास्ता तो मालूम है ना? हाँ बेटा, उसकी फिक्र मत करो। और मैंने उसके साथ चलने के लिए हाँ कर दी। हम बाहर आए तो देखा कि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और घना अंधेरा छाया हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उस बुजुर्ग के चेहरे पर डर की एक भी झलक नहीं थी। वह बिल्कुल निडर दिखाई दे रहा था। इतने अंधेरे में जंगल की ओर जाना सुरक्षित नहीं रहेगा। बेटा, मैं चला। अगर तुम्हें चलना है तो तुम भी चल सकते हो। मैं उस बुजुर्ग इंसान के पीछे पीछे चलने लगा, पर मुझे क्या पता था कि जंगल में कोई मेरा इंतजार कर रहा है। उस बुजुर्ग पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, धीरे धीरे बारिश होने लगी। फिर हम किसी छिपने की जगह ढूंढने लगे। आखिरकार हमें एक जगह मिल गई और हम वहां छिपकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। काका, ऐसे तो हम यहीं पर फंस जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाएगी, क्योंकि ये जंगल का इलाका है। इस वजह से यहाँ बारिश आमतौर पर रुक रुक कर होती रहती है। ठीक है काका, देखते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही थी, मानो आज थमने का नाम ही न ले। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार बारिश रुक जाती है। चलो बेटा, आखिरकार बारिश थम गई। बारिश रुकने के बाद जंगल में बहुत ज्यादा शांति हो जाती है और जंगली जानवरों की आवाजें साफ साफ सुनाई देने लगती हैं। वे आवाजें काफी डरावनी और रहस्यमयी लग रही थीं, लेकिन उस बुजुर्ग इंसान को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो वह पहले भी ऐसी चीजों का सामना कर चुका हो। वह इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। रात के अंधेरे में रास्ते का ठीक से पता नहीं लग रहा था। तभी जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, उसी जंगल के बीच मुझे एक इंसान दिखाई दिया जिसे मैंने रेलवे स्टेशन पर देखा था। उसका चेहरा अलग था, लेकिन कपड़े वही थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली हो। कलमोरा का रास्ता यही है? हाँ हाँ भाई साहब, इसी रास्ते पर चले जाइए। का, मैंने तो आपको रेलवे स्टेशन पर देखा था, पर आप इस बीच जंगल में क्या कर रहे हो? अरे बेटा, तुमने किसी और को देखा होगा। कुछ देर तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं शांत रहा। मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा हो। उस बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ते गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस बुजुर्ग ने हमें सही रास्ता बताया था या गलत। वह बुजुर्ग इंसान आगे आगे बढ़ता जा रहा था, मानो उसे किसी बात की चिंता ही न हो। फिर जिसका डर था वही हुआ। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। हमने फिर से छिपने की जगह ढूंढी। तभी हमें जंगल के बीच में एक घर दिखाई दिया जो शायद खाली था। हम वहां जाकर खड़े हो गए। हम घर के अंदर जाना उचित नहीं समझे। जैसे ही हम वहां खड़े थे, उस घर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी।
काका, आपको यह आवाज सुनाई दे रही है क्या? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। काका, आपको यह आवाजें दोबारा आ रही हैं क्या? ऐसा लग रहा है कि मुझे ही सुनाई दे रही हैं। जब मैंने उस बुजुर्ग इंसान से इन रहस्यमयी और डरावनी आवाज़ों का जिक्र किया तो उसने इनकार कर दिया कि उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे कान बज रहे हों। थोड़ी देर बाद बारिश थम जाती है। कुछ देर बाद हम फिर आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज तो कभी किसी औरत की पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। वे आवाजें बहुत डरावनी लग रही थीं और जंगल का माहौल और भी रहस्यमयी हो गया था। आपको यह आवाजें दोबारा आ रही हैं क्या? ऐसा लग रहा है कि मुझे ही सुनाई दे रही हैं। कुछ देर तक मुझे कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह बुजुर्ग इंसान गायब था। अब मेरे साथ सिर्फ घना जंगल था और मेरा गला सूख गया था। आखिर वह उस वीरान जंगल में गया कहाँ? अब मैं वहां बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तभी आगे जाकर मुझे वही बुजुर्ग इंसान दिखाई दिया। वह एक पेड़ के पीछे खड़ा था और जंगल की तरफ देख रहा था। अरे काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था और बहुत डरावना लग रहा था। अब मुझे समझ आ गया था कि मैं बुरी तरह फंस चुका हूं। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसे देखकर मेरे कदम अपने आप पीछे हटने लगे। फिर मैं जैब में जैसे तैसे तेज भागने लगा। मैं बहुत तेज भाग रहा था और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तभी कुछ देर बाद सुबह हो गई। अरे वो बेटा, तुम्हारा स्टेशन आ गया है, उठो, मुझे सफाई करनी है। कुछ देर तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ जो हुआ था वह सच था या सिर्फ एक सपना। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।